चलो जी जनता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है बताओ? हाइब्रिडाइजेशन का चल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या सिखाया था? क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? बोलो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम के ऑर्बिटल को क्या करते हैं? मिक्स, और उनको मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं। नए ऑर्बिटल को क्या बुलाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहले से बेटर ओवरलैपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे सिमिलर एनर्जी के हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो बेटर ओवरलैपिंग करते हैं। इस तरीके से कहानी हमने सीखी थी। कौन सी? हाइब्रिडाइजेशन की। जो बातें वीबीटी हमको नहीं बता पा रही थी, बॉन्ड एंगल नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, बॉन्ड लेंथ नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, वो कॉन्सेप्ट हमको कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। मॉलिक्यूल पहले एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमने कौन सा रूल यूज किया है? कौन सी थ्योरी यूज करी है? कौन सी थ्योरी खुद को समझाने के लिए बनाई है? हाइब्रिडाइजेशन। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो चलो काफी सारी बातें लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पे हो चुकी थी। अब मोटा मोटा सीधा सीधा सा हम लोग ये कहानी कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकालते कैसे हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टीरिक नंबर निकालना पड़ता है, जो कि इससे आता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से। और वही स्टीरिक नंबर का क्या फार्मूला होता है? एक और फार्मूला होता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, ये करवाया था? हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, राइट, प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कटायन प्लस अनायन। हाँ, अनायन नेगेटिव वाला होता है, कटायन पॉजिटिव वाला होता है। ये फंडा क्लियर हो रहा है? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस का मोनोवैलेंट एटम्स माइनस कटायंस प्लस अनायंस। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। और स्टीरिक नंबर कौन सा केस? पहला केस वाइज कर लेते हैं। सबसे पहला केस कर लेते हैं स्टीरिक नंबर 2 का केस। स्टीरिक नंबर 2 के केस के अंदर ऑर्बिटल कौन कौन से यूज हुए थे हमारे? बोलो। s और p ऑर्बिटल यूज हुए थे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? अरे बोलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या थी बेटा? थी sp। ठीक है, नहीं थी? बोलो यार। एग्जांपल ले लेते हैं आप। सबसे पहले एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी ले चुका था, किसका? BeCl2 का। तो स्टीरिक नंबर ये निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलो बेरिलियम के कितने होते हैं? 2। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल या डबल? सिंगल बॉन्ड बनाता है क्लोरीन। सारे हैलोजन कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या ये मोनोवैलेंट है? बेरिलियम सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, क्या ये मोनोवैलेंट है? सर बेरिलियम 4 नहीं होता? वो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, आउटर मोस्ट वाले लेने हैं खाली। सर मान लो स्पीशीज में वही ना मोनोवैलेंट ही तो फिर 0 मोनोवैलेंट ना हो तो अभी नहीं वाला भी केस का एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, चलो देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 4। 1s2 2s2, आउटर मोस्ट कितने हैं? 2, इसलिए 2 लिया था। मोनोवैलेंट कितने हैं इसमें? 2। तो 4/2 आंसर कितना बन रहा है? 2। ये फंडा क्लियर हो गया। और 2 के लिए आपने शेप क्या करी थी? आपको सिखाई थी 2 के लिए शेप क्या करोगे आप लोग? लीनियर शेप। ये बताया था ना, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है ये। तो शेप कैसी हो जाएगी BeCl2 की बेटा? लीनियर। ये फंडा क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पाई बॉन्ड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं CO2। अब CO2 का पहले से हमको स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक मालूम होता है कि कार्बन ऑक्सीजन से कैसे कनेक्टेड होता है? डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, पता है ना? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रखा है ना। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। तो उसके ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे। होता है क्या नहीं होता? बोलो। अब इसकी शेप कैसी है? लीनियर। ये हमें कैसे पता लगा शेप कैसी लीनियर है? हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हुए? 4। इसमें कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, कोई अनायन कोई कटायन नहीं है। आंसर 2 आया। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp। और शेप कैसी है? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? करीब करीब 180 डिग्री। एक बार मोनोवैलेंट एटम जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया,
OH हो गया, ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं मोनोवैलेंट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऐसा नो करो, फटाफट करो। पता है हमको, ऑलरेडी पता है, पहले पढ़ा है 3rd चैप्टर के फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करके वो जो है वो बड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। कोई बड़ा आ गया तो देखेंगे ना, उसके हिसाब से देखेंगे। ऑक्सीजन आ तो गया जैसे डाइवैलेंट। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को C के 4 होते हैं। तुम्हें ये समझ में आ गया? इसमें से कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आया जो बोर्ड पे लगा हुआ है? सर CO2 में हाफ into 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ऑक्सीजन डाइवैलेंट स्पीशीज है, डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया हम लोगों ने। तो ना तो इस पे कोई प्लस चार्ज था ना कोई माइनस चार्ज था, तो खाली ये रह गया, इसलिए 2 आया, 2 का मतलब। ठीक है, बाकियों को समझ में आ रही होगी? ठीक है, हटा दें इसको, हटा दें, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं 3 के केस में। लिखो लिखो जल्दी करो। सर पिछली क्लास में भी यही कराया था। पिछली क्लास में नहीं, पिछली क्लास में मतलब इसको स्टार्ट किया था, डिटेलिंग में समझा था, फॉर्मूला लिखवा दिया था और एक ये करवा दिया था BCl2 का बस। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे थे हम कि कैसे आए हम यहाँ तक। ठीक है, चलो हटा दें इसको, हटा देते हैं। और क्योंकि आपने गलत खाई है, इसको हटा दें। ठीक है बच्चों, अब देखो स्टीयरिक नंबर 3 का केस करेंगे। 3 का मतलब कितने ऑर्बिटल मिक्स करने हैं? 3, एक S का और 2 P के, और इसमें शेप कैसी होती है आपकी? ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसका एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे कि KlCl3 ले लेते हैं। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो। 3 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तो फॉर्मूला है, एक आपका डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या था? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 2 3, और लोन पेयर है क्या कोई? 0। आंसर कितना है? 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp2। शेप कैसी होगी? ट्रायगोनल। शेप को और क्या बुलाते हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी होगी? शेप हमने याद करी है कि इसके केस में ऐसे बनेगी। ठीक है, लीनियर बनती है। sp के केस में लीनियर बनती है, जिसकी sp आ जाएगी वो लीनियर बनाने हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी केस में बेटा। जैसे AlCl3 लिया हमने, एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कभी कभी फॉर्मूला लगा दूंगा और कभी कभी डायरेक्ट मेथड से बता दूंगा। ठीक है, तो आपको दोनों सीखने हैं पैरेलली, और डायरेक्ट वाला जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहता है, काम आता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, उसमें लोन पेयर किसके लेते हैं? लोन पेयर सेंट्रल एटम के। ठीक है, जैसे देखो, अब जैसे मेरे पास SO3 है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? 2 से। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। डबल बॉन्ड को एक ही काउंट कर लेना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, क्योंकि आपको लिखवाया था ना लोन पेयर पाई बॉन्ड का कोई रोल यहाँ पे इस थ्योरी में नहीं है। तो इसको एक ही बॉन्ड गिनना, तो ये क्या हो गया? 3 प्लस लोन पेयर क्या हो गया? 0। आंसर बना 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई? sp2, और शेप कैसी हुई? ट्रायगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना करीब करीब? 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एंगल 180 होता है sp में। sp में 180 होता है। ठीक है,
ये तो डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। SO2 ले लेते हैं। ये वाला नोट करते जा रहे हो ना, साथ साथ नोट करते जाना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आया बेटा मेरे पास SO2 का। किसका एग्जांपल आया बेटा? कर लो नोट, चलो पहले कर लो, उसे नोट करो, फिर 2-3 एक साथ ही देखो। इतने बड़े बड़े क्यों बना रहे हो फोटो? छोटा छोटा सा बना लो ना, शेप छोटी छोटी बना लो, बड़ा बड़ा बनाओगे यार टाइम लगेगा। ये क्या कर रहा है? थोड़ा जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। ठीक है, SO2 बनाए। चलो देखो इसमें क्या लगाऊं, फॉर्मूला लगा दूं। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सल्फर के? 6। मोनोवैलेंट है क्या कोई? सारे के सारे डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। कोई प्लस कोई माइनस नहीं है। आंसर कितना आ गया? 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। शेप कैसी होने वाली है? गोनल प्लेनर। अब मेरी बात सुनो, ये शेप नहीं होने वाली, ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होने वाली है। ध्यान रखना, शेप के अंदर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। बोलना पीछे पीछे, शेप के अंदर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। बोलो सब लोग, शेप के अंदर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। शेप खाली बॉन्ड पेयर बनाते हैं, शेप खाली बॉन्ड पेयर बनाते हैं। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक क्या हो गया? लोन पेयर, और 2 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर अदृश्य होता है, वो शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आपको जो शेप दिख रही है, यानी कि ज्योमेट्री और शेप जो हो गई, वो क्या हो गई? बेंट वी शेप। नाम क्या हो गया बेटा? बेंट वी शेप। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप नॉर्मल, उसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, और वो वही होगी जो बेसिक पहले आई थी। ये थोड़ा सा उसका एक ऐसा वर्जन है जिसमें लोन पेयर आ गया, ठीक है। अब जैसे इसी का ही भाई है एक और, SnCl2 कर लो। Sn कौन से ग्रुप में आता है? अब ग्रुप आपको पता होना चाहिए, कौन सी फैमिली में आता है? टिन लेड वाली। टिन लेड वाली, हाँ। तो कौन सी है? ग्रुप कौन सा है वो? ग्रुप 12 तो नहीं है। ग्रुप 12 तो इडियट, डी ब्लॉक हो जाएगा। कार्बन वाला ग्रुप 14 है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। तो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसके भी कितने होंगे? 4। बेटा जो बना हुआ है उसी की ही निकालनी है, खुद नहीं बनाना, ठीक है। एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आप लोगों को? तो एक लोन पेयर अब डायरेक्ट हो गया है। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 2। लोन पेयर कितना दिख रहा है? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। और शेप क्या हो गई इसकी? बेंट राइट। ये मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला लगाना है आप, फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक हैबिट भी बने। और जैसे आपको इसमें क्या सीखने मिला? टिन जो हो गया वो कौन से ग्रुप का हो गया? 14 का हो गया। तो कार्बन पे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने टिन पे भी होंगे, Sn पे भी होंगे, है ना जी। घर से एग्जांपल ट्राई कर लेना। O3 इसी का एग्जांपल है, 2 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर का। सर ये SnCl2 और जैसे जितने आपने सबने आपने ऑक्सीजन क्लोरीन वगैरह को टेढ़ में लगाया, तो सीधा लगाया। बेटा शेप तो फिर उसी हिसाब से बनाएंगे ना भाई। मैं कह रहा हूँ डायगोनल प्लेनर, तो फिर उसकी याद करनी पड़ेगी। हाँ याद भी करनी पड़ेगी। यस, क्यों नहीं याद करनी, मतलब वजह क्या है? एक तो ये वजह हो सकती है कि हम बहुत खाली हैं, ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। ऑप्शन है बीसी ऑप्शन देना नहीं चाह रहा, टाइम कम है। चलो सब कुछ ध्यान रखना है भाई, इसीलिए पढ़ रहे हैं, सब कुछ ध्यान रखते होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ छोड़ दो अपनी मर्जी से, घर की खेती नहीं है। चलो हटा दें इसको। बन गया था साथ साथ, सारे बन गए ना। तो छोड़ देते हैं, बना लो पहले, तुम बना लिया करो, फिर मैं 3-4 एक साथ समझा दूंगा, फिर तुम उसको बना लिया करो। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है।
और अब ना तुमने मुझे बताना है साथ साथ। सर इसमें ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री का मतलब शेप होती है, बेंट वी शेप। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगी वो ट्रायंगल प्लेनर ही होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अक्सर आपसे पूछते नहीं है। ठीक है बच्चों, बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलो इसको हटा रहा हूं। 4 का केस करते हैं। देखो बेटा, अगर स्टीयरिंग नंबर कैसा आ गया बेटा, बोलो 4 आ गया। अरे खड़ा हो जा, वीडियो बना रहे हैं। पीछे चला जा। सर वीडियो नहीं बनाई, दिखाइए देख। सुरेश का फोन रख, भाई फोन में ये फोन ही दे दे। फ्लैश जला अब दे दो। इमरजेंसी है। छोड़ो छोड़ो क्रॉस बंद करो। मैं खड़ा हो जा, इधर आ। फोन मत देखा कर। तेरा उधर की साइड थोड़ा सा। चलो भाई इधर देखो बेटा, तेरा मुंह सही सलामत है आज। इस बात के लिए भगवान को हाथ जोड़ लियो, ठीक है ना। चलो देखो, स्टीयरिंग नंबर किसका केस है बेटा जी? 4 का केस है। 4 के केस का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब सुनो ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन बेटा d sp2 भी हो सकती है और हाइब्रिडाइजेशन d3sp हो सकती है। अब ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन हमने यूज नहीं करनी, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे इन फ्यूचर, वहां पे यूज होंगी। हमें इस चैप्टर में मैक्सिमम हमें क्या काम आने वाली है? dsp3। अगर dsp2 होती है तो शेप भी चेंज हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर हो जाती है शेप। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे जिसमें ये हाइब्रिडाइजेशन हो। हमें केवल और केवल अभी यही मिलेगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। और लास्ट क्लास में मैं बता चुका था, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो इसकी शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल की तरह। ये फंडा क्लियर हो रहा है? तो इसके एग्जांपल, एक एग्जांपल तो लास्ट क्लास में बना चुके थे ऑलरेडी, CH4। ठीक है, दूसरा इसका भाई ले लेता हूं बड़ा, SiF4 ले लेता हूं। सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है तो कार्बन वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 4 है, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 का मतलब शेप क्या हो गई? टेट्रा। शेप हो, ज्योमेट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो, इसमें सब कुछ टेट्राहेड्रल ही कहलाएगा। अब एक अलग सा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा स्कूल के पेपर में काफी आता है ये, NH4+। NH4+, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ पूरा, क्योंकि स्कूल के पेपर में आता होता है। तो कैसे करना है देखो, ऐसे लिखना, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, मोनोवैलेंट है तो कितना ऐड हो गया? 4। ऊपर क्या है? कटायन, और कटायन क्या होता है? माइनस। तो -1, तो ये 8/2। आंसर कितना होगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन का आंसर क्या आ जाएगा? sp3। और शेप अगर कोई पूछे या ज्योमेट्री अगर कोई पूछे तो टेट्राहेड्रल। और इसको बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे? इसको ऐसे बनाओगे, NHHHH, और प्लस चार्ज भी दिखाना है तो प्लस चार्ज या तो नाइट्रोजन के ऊपर दिखा देना या ब्रैकेट बना के ऊपर प्लस डाल देना। अगर ये प्लस नहीं दिखाया आप लोगों ने तो भी आपका आधा नंबर कट जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये सवालों नोट करते जाना साथ साथ, मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। CCl4 भी इसी टाइप का ही आएगा, ठीक है ना।
जो ज़्यादा यूज़ होंगे वो बता देता हूँ। अरे DSP वाला करा, स्कूल में भी करा है पेपर। बेटा DSP2 वाला कराना कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आपको इसमें याद रखना है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि MnO4 माइनस हो गया, इसके अगर एग्जाम्पल लेने हैं तो MnO4 माइनस ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए इस तरीके से ये DSP2 यूज हो सकता है, ठीक है। TiCl4 हो गया, एटसेट्रा। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं डी ब्लॉक के जिनके लिए ये यूज होगा, ठीक है। और P में तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो P3 तक ही हो जाता है। बेटा P के ऑर्बिटल तो 3 ही होते हैं, S का एक होता है ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल होता है, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के 5 होते हैं, तो ऐसे होता है ना। तो एक ही लेते हैं, S का एक ही क्यों होता है, फिर S के 2 क्यों नहीं होते? S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे भाई? अब क्लास में लास्ट में आते तो ये सब बना के बताया था कि क्या कैसे क्या कहानी, थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाता आज, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अभी भी काम तो चल ही रहा। चलो बाकी क्लास एक बार पुरानी देख लियो, आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। इसको हटाना पड़ेगा फिर मेरे को आगे बढ़ने के लिए, पूरे को बना लो, पहले बना लो। सर वो उसकी शेप कौन सी होती है DSP2 की? स्क्वायर प्लेनर होती है बेटा। PF5 में DSP2 बनता है, PF5 भी लिख सकते हो तुम एक एग्जांपल। नहीं, PF5 नहीं, उसमें 5 का केस है वो, तो नेक्स्ट केस बनेगा। नहीं, PF5 मत बनाना। ये कोऑर्डिनेशन के अंदर एक चैप्टर आएगा, चैप्टर आप लोग का 12th में आएगा, तो वहाँ आप DSP2 देखोगे बनता हुआ, और कैसे बनता है उसको मैं फिर वहाँ दिखाऊंगा। अभी जो है वो हमारे पास sp3 के केसेस हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। बढ़े, आगे बढ़े, चलो देखो, इसको हटा दो ना, अगला ले लेते हैं केस। अब अगला केस लेंगे तो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर का ले लेते हैं। ये तो चारों बॉन्ड पेयर वाला केस था ना अर्जुन भाई, ये चारों बॉन्ड पेयर वाला केस था। अगला ले लेते हैं अपन लोग एग्जांपल, जैसे कि NCl3 ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, और क्लोरीन मोनोवैलेंट है तो सिंगल से कनेक्ट होगा, तो ये एक लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, आंसर कितना बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी सेंट्रल एटम की? sp3। अब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल है, पर शेप बदल जाएगी, शेप पिरामिडल कहलाएगी। लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता। पहले ये ऐसे था, ये बॉन्ड सीधा, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के थे, बताए थे ना टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। अब ये वाला लोन पेयर आपका बॉन्ड पेयर हट के लोन पेयर रह गया, तो खाली ये दिख रही है शेप में, तो ये शेप क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल पिरामिडल बेटा जी, ये याद करनी है। कैसी शेप हो जाएगी बच्चों, बोलो? ट्रायगोनल पिरामिडल। बात समझ में आ गई? ये NH3 बनाया, NCl3, NF3, इसके और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे NF3 ले लो, NH3 ले लो, PCl3 ले लो, P भी नाइट्रोजन के नीचे ही आता है। इन सब का सेम ही कहानी बनेगी बेटा। एक और एग्जांपल मैं इसका करवा देता हूँ, H3O+ करवा देता हूँ। H3O+ आपको काफी दिख भी जाएगा। तो H3O+ में O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो एक बार, इसको डायरेक्ट करके बताऊं या फॉर्मूला लगा के बताऊं? कटायन वाला केस फॉर्मूला लगा लेते हैं, छोड़ो। ये ऑक्सीजन है, अरे बोलो यस और नो। इसको चलो डायरेक्ट करके बताता हूँ। इधर देखो, एक बार ऊपर देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इस पे कितना प्लस है? 1, यानी कि 1 भगा दो, तो कितने वैलेंस कितने H है? 3, और 3 क्या कनेक्ट कर दो? H कनेक्ट कर दो, तो क्या बच गया? 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, और एक कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? 3 + 1 4,
हाइब्रिडाइजेशन का आंसर क्या हुआ? sp3। और शेप कैसी हुई इसकी? शेप में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं लेता, ट्रायगोनल पिरामिडल। बना लो, इससे आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल और इसका बॉन्ड एंगल सेम होता है? नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि क्या टेट्राहेड्रल और इसका बॉन्ड एंगल सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बॉन्ड एंगल यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि जैसे कार्बन CCl4 में ये बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट का था। और अगर मैं इस लोन पेयर की बात करूंगा तो बेटा इस बॉन्ड एंगल को अगर मैं बीटा कह दूं, क्या कह दूं? बीटा। तो ये जो बीटा होगा ये आपका लेस देन होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स के। ठीक है, मतलब करीब करीब 107 के आसपास का होगा, 107 डिग्री के आसपास का होगा बीटा। कम हो जाएगा। ये कम क्यों हो जाएगा इसको भी डिस्कस एक बार कर लेते हैं। सर वो सेकंड पीरियड के अरेंजमेंट के लिए कुछ माइनस करते हैं ना एंगल। देखो ऐसा होता है कि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें लोन पेयर है, इसमें बॉन्ड पेयर है। अब बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पर बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन 2 डिफरेंट एटम के बीच में शेयर्ड होते हैं और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे हो गई? लोन पेयर में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से इसको रिपेल करेगा। ठीक है, लोन पेयर जो ऊपर था साइड वाले बॉन्ड को क्या करेगा? रिपेल। और रिपेल करेगा तो थोड़ा सा जो बॉन्ड ऐसे था वो और ऐसे हो जाएगा। तो 2 बॉन्ड आपस में क्या आ गए? पास आ गए। बॉन्ड अगर 2 आपस में पास आ गए तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। पर आप देखो माइनर सा फर्क पड़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। 109 का 107 होना इज नॉट ए बिग डील एट ऑल। अच्छा, अगर आप बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हो तो आप ये देखो, जब हाइब्रिडाइजेशन sp थी तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का था। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई तो बॉन्ड एंगल 120 का हो गया। तो सोचो 180 से 120, ह्यूज चेंज। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो आप कह सकते हो कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का हो गया। तो ये भी एक बड़ा चेंज है, 120 से 109 डिग्री जाना। तो आप हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने से बॉन्ड एंगल में काफी मेजर फर्क आ रहा है, पर लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ये भी बॉन्ड एंगल की पूरी क्लास लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये साथ साथ नोटिस करते जाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको हटा दें अभी। ये पोर्शन भी हटा दो बेटा सारा। चलो नेक्स्ट केस करते हैं। जैसे देखो अपने पास है H2O, H2O ले लो, H2S ले लो, NH2 माइनस ले लो। तो पहले ये करा देता हूँ फिर ये करा दूंगा। देखो ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6, एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 का मतलब sp3। शेप कैसी होगी? लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते सर, ये तो पहले जैसी बेंट वी शेप ही नजर आ रही है। इसमें बॉन्ड एंगल करीब करीब 104 डिग्री के आसपास का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 2, और ज्यादा रिपल्शन करेंगे और बॉन्ड क्लोज आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है? बोलो यार। NH2 माइनस को देख लेते हैं। NH2 माइनस में फॉर्मूला लगवा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि माइनस वाले में कोई फॉर्मूला आपने लगा के देखा नहीं। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस का अनायन, तो 8/2 4 का मतलब sp3। अब देखो इस पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले ही होते थे, एक एक्स्ट्रा मारा है। क्यों एक्स्ट्रा मारा है? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। तो 2 लोन पेयर हो गए, तो ये माइनस ऊपर लगा देना, बेंट वी शेप हो गई। क्या बात समझ में आ रही है?
बना लो जल्दी करो। निकाले बैठना बहुत है। मेरा भी हुआ है, तेरी बातें सुन क्या करें। नाइस आइडिया। चलो बढ़े, आगे बढ़े। अब देखना, हटा दे बच्चों। चलो देखो 5 का केस करते हैं बेटा। स्टीयरिक नंबर 5 का केस, 5 ऑर्बिटल यूज होने हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो सकती है, अरे पेपर में गिवन होगा ऐसा dsp3 हो सकती है, या फिर आपकी रहने देते हैं dsp3 ही करते हैं। और ये वाला केस आपको देखना है, तो नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसमें ऑर्बिटल देख लेते हैं कौन कौन से यूज हो रहा है। एक s का हो रहा है, एक px हो रहा है, एक py हो रहा है, p के तो तीनों ही हो रहे हैं। अब d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में हमने dz² ही यूज करना है खाली। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्बिटल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में यूज करने हैं। d के 5 वैरायटी है, dxy, yz, zx, x² y² और dz²। जैसे इसके अंदर n-1 dx² y² यूज होता है, ठीक है, पर n-1 वाला होता है। और एक s का होता है और p के तीनों होते हैं, p के ऑल 3 होते हैं, px, py, pz। तो ये आपको याद नहीं रखना, तो मैं इतना आपको बता भी नहीं रहा इसके बारे में। हाँ ये बात आपको याद रखनी है। देखो यार इसमें कोई मतलब शक नहीं है फिर अब, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा dz²। इसका शेप थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ना s, py और px, अगर आप 3 शेप को मिक्स करते, अगर आप किसको मिक्स करते 3 को। अच्छा चलो पहले इसका शेप देख लेते हैं कैसे याद रखना है। इसका शेप आपको इस तरीके से याद रखना है कि 3 बॉन्ड एक प्लेन में है और छोटे हैं थोड़े से, और 2 बॉन्ड 90 डिग्री पे खड़े हुए हैं सीधे ऊपर नीचे। ये 3 बॉन्ड एक प्लेन में दिख रहा है आपको, ये डॉट 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 कोई बॉन्ड नहीं है, ये शेप आपको बस ये बता रही है कि प्लेन में है। मैं आपको बना के बता देता हूँ, इधर देख लो, बीच में एटम है, ये सीधा, अगर ये वाला मेरा प्लेन ऑफ पेपर है, ये प्लेन ऑफ पेपर है, तो एक बॉन्ड सीधा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ट्रायंगल पेना टाइप शेप होगी ना ये। दक्ष भाई इधर देख ले, एक सीधा इधर, एक इधर और एक इधर, ट्रायंगल पेनर होगी। अब 2 बॉन्ड सीधे 90 डिग्री पे भी खड़े हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। तो ये 3 छोटे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बुलाते हैं बेटा? और ये 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं। 2 कौन से बॉन्ड्स हैं? एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये थोड़े लंबे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो शेप, 1 मिनट देखना, तो इस शेप का नाम क्या होगा? ये पिरामिड आपको एक नजर आ रहा है? यस सर। ऊपर से इधर, इधर और इधर एक पिरामिड ऐसे, और नीचे से एक पिरामिड और, ठीक है।
तो शेप का नाम क्या हो जाएगा? ट्रायागोनल बाय पिरामिडल। पिरामिड ऊपर नीचे, ट्रायागोनल बाय पिरामिडल। क्या आपको फंडा समझ में आया? अब मैं आपको बताऊं ऑर्बिटल ये यूज कैसे हुआ है। देखो जैसे आपको याद होगा हमने Px Px Py से ट्रायंगल प्लेनर शेप बनाई थी कि नहीं बनाई थी? और Pz और Dz ये दोनों z एक्सिस पे हैं, तो ये दोनों जब मर्ज हो जाएंगे तो बड़े बड़े ये इस तरीके से बनेंगे। तो आपको इस तरीके से एक शेप मिलेगी, कौन सी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये XY प्लेन में 3 है और ये कैसे Z वाले प्लेन में सीधा खड़ा हुआ है। सर ये एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लंबे होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यस, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, सही बात। बॉडी लंबावनी की हेडलाइट लंबावनी की हेडलाइट भी होती है। तेरे को मैं बनाऊंगे हेडलाइट। पता है। अभी बेटा रुक जा तू बस ना, 1 मिनट रुक जा बस, मेरा टॉपिक होने दे, फिर मैं तेरे को लैम्बोर्गिनी तुझे ही बनाऊंगा ना। चलो देखो sp3d, ठीक है। sp3d का शेप क्या होगा बेटा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। अब एग्जांपल ले लेते हैं पहले इसके, काफी जानकारी होगी है और डिटेलिंग बाद में देंगे। एग्जांपल ले लिया बेटा, पहले मैंने PCl5। क्या एग्जांपल ले लिया मैंने? PCl5। P फास्फोरस होता है, कौन सी फैमिली में आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अर्जुन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो फास्फोरस के भी 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। फॉर्मूला ही लगा लेते हैं पूरा, ये लो 5 प्लस क्लोरीन मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है? बोलो मोनोवैलेंट है। और कितने हैं? 5, तो 5 प्लस 5 10/2, 5 5 का मतलब 5 ऑर्बिटल, एक s का, 3 p के और एक d का। sp3d हो गया। और sp3d की शेप कैसी होती है? ट्रायंगल बाइपिरामिडल। तो इसको कैसे बनाना है? p बीच में बनाना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है PCl5। ये आपको स्कूल के पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में मिल ही जाएगा। इस पे काफी सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप आपको इस तरीके से बनानी है। हाइब्रिडाइजेशन का आंसर ये लिख देना, शेप का नाम ट्रायंगल बाइपिरामिडल लिख देना। अब सबसे पहले हाँ शेप ड्रॉ करने को आ सकती है। ये वो SN गिवन होगा पेपर में सिर्फ वो गिवन होगा आपको PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो मुझे पता है कि ये नंबर स्टीरिक नंबर 5 कैसे निकालूंगा मैं? या तो फॉर्मूले से या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करके, और फिर ये सारी कहानी शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और ये सब बताना होगा। ठीक है, स्टीरिक नंबर 5 तो DSP वाली भी होती है पर वो आएगी नहीं ना आपको सिलेबस में नहीं। ठीक है, बढ़ जाए आगे बढ़ जाए। अब देखो मेरी बात सुनो, इस पे सबसे पहले बॉन्ड एंगल की अगर मैं साथ साथ चर्चा करूं बॉन्ड एंगल की, तो आप मुझे बताओ इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के एंगल कितने? हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स आर देयर? दो 90 डिग्री के एंगल है, बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने। एक ये रहा और एक ये रहा। अब आप भूल गए कि ये भी 90 डिग्री का ही है। आप ये देखो ना, आपने मुझे बोला सर देखो ये सीधा खड़ा है और ये रहा, ये 90 का है? तो मैं कहूंगा यार ये वाला भी तो बॉन्ड अलग है। अरे वो बॉन्ड और ये बॉन्ड तो अलग है ना, तो दो अलग बॉन्ड में तो बॉन्ड एंगल 90 ये भी होगा, और यहाँ से ये जो जा रही है ये भी 90 का होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। तो 90 के 3 ऊपर हो गए और 3 ही नीचे हो गए। अरे नीचे वाला भी तो बॉन्ड अलग है, वो 90 से कम नहीं है। ये यार एक बात बताओ, शेप आप खुद देखो ना यार, थोड़ी बुद्धि भी लगाओ कभी। इधर देखो, ये बीच में एटम है, ये सीधा एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। अगर 90 का बीच में खड़ा है तो एक 90 का ये एंगल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और ऐसे ही अगर स्ट्रेट नीचे खड़ा हुआ है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 90 डिग्री के कितने एंगल हैं बेटा? 6 हो गए बेटा। ठीक है, यस और नो बोलो। 6 एंगल किसको नहीं दिखे? हाथ खड़े कर लो। तेरे को नहीं दिखे? तू पहले बातें तो कर ले। सर ऊपर गया, नीचे से भी गिर गया। हाँ, बॉन्ड अलग नहीं है तो बॉन्ड एंगल अलग नहीं होगा यार। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों अलग हैं, एक ये बॉन्ड एंगल हो गया। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग है, एक ये हो गया। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग है, एक ये हो गया 90।
और नीचे अब ऐसे ये बॉन्ड अलग है और ये अलग है, तो इन दोनों के बीच अलग एंगल, इन दोनों के बीच अलग और इसके बीच अलग, तो 6 बॉन्ड एंगल हो गए ना 90। यस सर। चलो बताओ 120 के कितने एंगल हैं? हाँ 3 120 के 3 ही हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। हाँ भाई, क्लोरीन और क्लोरीन तो 120 की है ना, ये सीधा और ये वाला और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी 120 का है। वो तो आपको दिख नहीं रहा भाई, है तो ट्रायंगल प्लेनर ही शेप। जब ये 120 का है, ये 120 का है, तो ये नहीं होगा 360 में से माइनस कर देना। अरे बोलो ना यार, बोलो भाई। तो 120 के कितने हैं? 3। तो 180 डिग्री के कितना है? इसको ऊपर नीचे मत कर लेना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच का एंगल एक ही होगा, और ये एक होगा और ये एक होगा। 180 डिग्री के 2 होंगे ना, एक ये रहा और एक ये रहा है। जान बताओ, बॉन्ड तो सेम ही है, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। अरे बॉन्ड तो अलग हो, बॉन्ड एंगल अलग होने के लिए अरे एक है। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? चलो बताओ कितने डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ है इसमें? 2 डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ है। एक तो ये तीनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट। ये साइड नोट हो गई थी, उसको लिखे रहने दे रहा हूँ। अब एक नया कॉन्सेप्ट सुन लो तुम और इसी के साथ। देखो, एक कॉन्सेप्ट होगा परसेंटेज एस करेक्टर का। किसका कॉन्सेप्ट होगा? परसेंटेज एस करेक्टर का। तो जिसके स्कूल में केमिकल बॉन्डिंग हो चुकी है वो तो सुन चुका होगा, ठीक है। तो मैं जिसके नहीं हो चुकी है उसको बता देते हैं, वैसे भी बतानी ही। परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। अभी आप इसी पे फोकस करो। परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ। ये फैक्टर पहले तो याद कर लो, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं कंपेयर करवा देता हूं आपको sp, sp2 और sp3 में। देखो, सबसे पहले sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 2, 3 और 4 का केस, और परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लें। एक बार देखना, एक बार बोर्ड पे देख लो, नोट मत करो, भागो मत करो। नोट पे, बोर्ड पे देखो रे। ओए, s और p कितने ऑर्बिटल हैं टोटल में? 2। और एक इसमें से क्या है? s। तो 2 में एक s है, तो s करेक्टर कितना हो गया? 50% परसेंटेज वाइज। अब टोटल ऑर्बिटल 3 है, 3 में एक s है, तो परसेंटेज वाइज। और यहाँ पे क्योंकि 4 टोटल है उसमें से एक s है, इक्वल भागीदारी, ठीक है, 25%। अब परसेंटेज एस करेक्टर sp में ज्यादा है। अरे बोलो ये सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन सा कार्बन हो गया? ट्रिपल बॉन्डेड। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कल 3 एग्जांपल करवाए थे। एक मैंने आपको इथाइन करवाया था, एक मैंने आपको इथीन करवाया था ना लास्ट क्लास में, और एक मैंने आपको इथेन करवाया था। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, और ट्रिपल बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा हो गया? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ये बात याद रखोगे? सर ये sp3 कैसे है?
बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करके। ये वो half ये कल करवाए थे यार, वो अब half अगली क्लास में देखियो तो पहले देख के आइयो घर से वीडियो भेज। तुमको याद आ रहा है बाकी लोगों को ऐसा और नो? ये पढ़ाया था ना पहले, कल की क्लास में ही बताया था। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके बताइए, sp2 sp3 और sp तू रट ले अभी। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी हमेशा, डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 और सिंगल बॉन्डेड की हमेशा। तो जिस कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड है sp3, जिस कार्बन पे 1 डबल बॉन्ड है sp2, जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है sp। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा हो जाएगा? sp। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब देखो बॉन्ड एंगल, देखो बॉन्ड एंगल इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा बॉन्ड एंगल ज्यादा। देख लो आप, ये 180 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है। अरे ये शेप लीनियर होती है ना तो 180, ये शेप ट्रायंगल प्लेनर होगी और ये टेट्राहेड्रल होगी तो 109 डिग्री के एंगल होंगे। और बॉन्ड लेंथ की जहां तक बात कर लो, ये C और H का जो बॉन्ड है, अगर C और H के बॉन्ड को मैं A कह दूं और इसको मैं B कह दूं और यहाँ पे इसको मैं C कह दूं, देख रहे हो A, B और C, तो बॉन्ड लेंथ में A सबसे छोटी हो जाएगी, फिर B, फिर C। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर सबसे कम थी 25%, तो C की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। बॉन्ड लेंथ कंपेयर देख रहे हो, इस बॉन्ड को A कह दिया, इस बॉन्ड को B, इस बॉन्ड को C कह दिया। तो किस बेसिस पे मैंने बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कर दिया? परसेंटेज कैरेक्टर के बेसिस पे मैंने बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कर दिया। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? अब मैं यही रूल सारे के सारे इसमें अप्लाई कर दूंगा और थोड़ा सा चेंज कर दूंगा PCl5 को। ऐसा कि मन है मेरा, ऐसा क्यों? अरे नोट हो गया? सर एक दे कर लो, नोट कर लो, पहले नोट कर लो फिर पूछ लियो। ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सारे बेटा दिमाग खोल के काम करना, वरना कहानी कब खराब हो जाएगी पता नहीं लगेगा। बढ़ा दूं आगे एक बार? कर रहे हो नोट? कर लो, नोट कर लो। चलो 1 मिनट और ले लो। छोरे भाई देख ले। मैं बात तो हो रहा है। तू तो कुछ भी नहीं करता भाई, शरीर ही तुम्हारे सबसे। ये जो CH2 है इसमें वो हाफ 4+3 CH2 है। ये CH2 CH3 लास्ट वाला, तो इसमें CH2 ये CH2 तो है, वो एक H ऊपर बना दिया, CH3 है। सर उसमें हाफ 4+3, फिर उसके बाद वो तो ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधे बॉन्ड पेयर 4 हो गए ना। एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ है और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ है। 4 बॉन्ड पेयर का केस sp3 हो गया, लोन पेयर है नहीं। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं कर सकते। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 सिंगल बॉन्ड है, चार मोनोवैलेंट 4 हो गए, 4 और 4 8 8 वाले। सर हो गया।
ठीक है, चलो सुनो मेरी बात सुन लो, अब काम की बात बता रहा हूँ बस, और तो याद ही करनी पड़ेगी तुम्हें, कोई इलाज नहीं है वहाँ। देखो PF5 की कहानी है, PF5 को कह रहा हूँ, PCl में इधर देखो, PCl5 की कहानी है, इधर देख लो, एक्सियल बॉन्ड है ना दो, एक्सियल बॉन्ड लंबे हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे हैं बेटा, छोटे। तो दिख रहे हैं आपको, ये तो हमें पता है ना, ये शेप ऐसी होती है हमें इसलिए पता है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि एक्सियल बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है एज कंपेयर टू क्या बेटा, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गई, ज्यादा। अब कभी एग्जांपल आया PF2Cl3, तो ध्यान से देख लो, PF2Cl3 का भी शेप तो ऐसा ही होगा बेटा, मजाक मत करो, मैं मार मुर दूंगा एक आध सौ, कोई बात नहीं। तुम इधर देखो, तुम पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, उनको देख रहे हो, बताओ तुम अपना पढ़ रहे हो या लोगों से डिस्टर्ब हो रहे हो। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनना, देखो अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है जिसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ये बात हमको पता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कौन सी जगह प्लेस करें, इक्वेटोरियल की जगह प्लेस करें या एक्सियल की जगह प्लेस करें। तो याद ये रखना, नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो कम कर दिया रिपल्शन इज प्लेस्ड ऑन एक्सियल बॉन्ड। ऐसा याद कर लो कि परसेंटेज एस करेक्टर कम करने की वजह रही होगी फ्लोरीन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली होगी, तो बॉन्ड में थोड़ी सी परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगी कम, जिस वजह से फ्लोरीन पहले कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, पहले वो एक्सियल करेगा। अच्छा फॉर सपोज यहाँ पे F3 होता और Cl2 होते, अब क्या करते, अब कोई दिक्कत नहीं थी भाई, जब एक्सियल भरी गई है तो फिर कौन सी पोजीशन पे डालेंगे, इक्वेटोरियल पे डालेंगे, यस और नो। पर पहले मैं तुम्हें F2 और Cl3 का ही बता रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यस और नो बोलो यार। इसमें कितने डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ है, अभी भी केवल दो ही डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ है। अगर F3 हो जाता, अगर F क्या हो जाता 3, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ हो जाती 3, ये भी अलग हो जाती, इससे ये अलग होती, और ये दोनों सेम थी और ये दोनों सेम थी। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, बोलो। बड़ी काम की बात और बहुत ही भयंकर बातें यहाँ पे चल रही हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो। बाकी एनसीईआरटी किस टाइप से PCl5 के क्वेश्चन पूछती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाता हूँ बड़े ही इजी तरीके से, ठीक है। ये तो हमने सारी इसकी डिटेलिंग कर ली कि कैसे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब एनसीईआरटी कैसे पूछेगी और एनसीईआरटी लेवल पे कैसे आएगा वो देखेंगे, बाकी सारा लेवल हम देख चुके हैं, ठीक है। चलो तो आज इतना ही कर लो, वो लेक्चर डाल देना। आज डाल देंगे भाई।